आज हम लोग कक्षा 10 और कक्षा 12 के व्याकरण में समास पढ़ना है। तो आज हम लोग समास को समझने का प्रयास करेंगे। उसको उस क्रम में हम लोग समास के परिभाषा और समास के भेद उसके उदाहरणों के साथ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। समास जो है उसमें दो शब्द है, सम और आस। सम का दो अर्थ है, पहला संक्षिप्त और दूसरा सुंदर। आस का अर्थ है कथन। इसका मतलब क्या हुआ कि समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षिप्त और सुंदर कथन। आइए अब इसके परिभाषा को हम लोग देखें। दो या अधिक पद अपने प्रत्ययों और विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं तब उस संयोग को समास कहते हैं, और इस प्रकार के संयोग से बने पद को सामासिक पद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन शब्द आए हैं, उन पर आप फोकस करेंगे। प्रत्ययों, विभक्तियों और पद। प्रत्यय शब्द के अंत में जब कोई शब्दांश या शब्द जुड़ करके एक नए शब्द की रचना करता है उसको प्रत्यय कहते हैं। विभक्तियां कारक के जितने चिन्ह है। पद जब कोई भी शब्द स्वतंत्र होता है तब तो वो शब्द होता है, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे कहते हैं पद। ये जानते रहिएगा। अब आइए समास के भेद को समझते हैं। समास के ऐसे तो मुख्य रूप से चार ही भेद हैं: द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन अब आप कहेंगे कि आप तो 6 लिखे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। द्विगु समास जो है कर्मधारय समास का भेद माना गया है, और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद माना गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इन 6 को पढ़ेंगे, इसके विषय में समझेंगे, इनकी परिभाषाओं को देखेंगे और उदाहरण को देखेंगे। आइए अब द्वंद्व समास को देखते हैं। पहला भेद, द्वंद्व समास जिस सामासिक पद में दोनों या सभी पद प्रधान हो, माने मतलब कि पहले वाला पूर्व पद या उत्तर पद। अच्छी बात है, यहीं पर बता दें आप लोगों को। पूर्व पद का मतलब प्रथम पद, पहला पद, और उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद। तो जहां पर सभी पद बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, प्रधान होते हैं, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब इनको हम पहचानेंगे कैसे? तो एक तो ये कि दोनों पद प्रधान हैं, और दूसरा ये है कि इनके बीच में, ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में समुच्चय बोधक जो है लुप्त रहता है। समुच्चय बोधक लुप्त रहता है। समुच्चय बोधक अव्यय जानते होंगे। और वो समुच्चय बोधक शब्द हैं कौन कौन? और हुआ, या हुआ, अथवा, एवं, इनको ये समुच्चय बोधक है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल्स देख लें। माता पिता, भाई बहन, अमीर गरीब, देखिए सब में जो है ये समुच्चय बोधक शब्द जो है लुप्त है। माता और पिता, भाई और बहन, अमीर और गरीब, है ना, मैं और तुम, मैं तुम। ठीक है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग द्वंद्व समास के जो भेद हैं उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। द्वंद्व समास में 3 द्वंद्व हम लोगों को देखने को मिलते हैं: इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व का पहचान यह है कि उसमें जो है दोनों पदों के बीच में और जो है लुप्त रहता है। क्या रहता है? और लुप्त रहता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, यहां पर ये लुप्त हो गया, और तो ये इतरेतर द्वंद्व हो गया। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व में अथवा या जो है लुप्त रहता है। जैसे मान अपमान,
मान या अपमान, है ना। तो यहां पर या लुप्त है, तो इसको वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। ठीक है। समाहार द्वंद्व जिस द्वंद्व समास में, देखिए लिखा हुआ है, बता रहे हैं आपको, और ध्यान दीजिएगा बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, तो उनको आप वीडियो से सुन करके अपने कॉपी में उतारिएगा। ये आपको, चूंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसलिए जो है हम जितना, जिससे आपको ज्यादा फायदा हो सके हम लिख पाए लिखे, नहीं तो और जो कुछ भी बोलते हैं उसे सुन के आप कर लीजिएगा। जिस द्वंद्व समास में सामासिक पद के अर्थ के साथ उसी प्रकार का अन्य अर्थ ध्वनित हो, अन्य अर्थ ध्वनित हो किसके, जिस द्वंद्व समास में सामासिक पद के अर्थ के साथ उसी प्रकार का अन्य अर्थ ध्वनित हो, जैसे हाथ पांव। ध्यान से देखिए, जो हाथ पांव बोलते हैं तो शरीर के और अंगों की तरफ भी अपने आप जो है हमारा मस्तिष्क चला जाता है। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास को, या है ना, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के दोनों पद मिलकर के एक हो जाते हैं, या यूं कहें दो से अधिक भी पद हो सकते हैं, समास में होते ही हैं, तो सभी पद मिलकर एक हो जाते हैं। और अव्यय का करते क्या है, दोनों मिल जाते हैं और मिलने के बाद अव्यय का ही काम करते हैं, है ना। अब इनकी बनावट को थोड़ा हम लोग ध्यान दें कि ये शब्द कैसे बने हुए हैं। जैसे पहला आप उदाहरण देख लीजिए, यथा शक्ति। ध्यान दीजिए, इसमें यथा जो है अव्यय और शक्ति जो है क्या, संज्ञा है ना। लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं हम लोग, और एक बात ध्यान दीजिएगा, अव्यय में, अव्यय जो है अविकारी शब्द होता है, वाक्य में अव्यय अविकारी शब्द है, और अविकारी शब्द पर लिंग वचन और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये अव्यय जो आएगा तो आप इसे आप अपने आप समझेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम बोलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, और केवल फोन से ही काम चलाना है, तब आप समझ सकते हैं, अकलमंद है इशारा काफी। तो यथाशक्ति, तो यथा अव्यय है और शक्ति संज्ञा है। तो वैसे ही प्रतिदिन, प्रति अव्यय है और दिन क्या है, संज्ञा है ना। दूसरा इसका देखें बनावट का रूप, कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि पहला पद भी संज्ञा और दूसरा पद भी संज्ञा, अर्थात संज्ञाओं की दुरुक्ति हो जाती है, दोनों ही पद संज्ञा हो जाते हैं। जैसे घर घर, नगर नगर, गांव गांव, द्वार द्वार, है ना। तो इसमें घर भी, नगर भी, गांव भी, द्वार भी, ये सभी संज्ञा है। तो इनकी जब पुनरावृत्ति होती है, मैं दो बार आ गए, तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। और दोनों का, अकेले तो ये संज्ञा है, लेकिन दोनों का जब को एक साथ जब हम बोलते हैं तो ये क्या, अव्यय का काम करते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास से। और इसके बाद तीसरा बनावट देखें हम लोग, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा हो जाता है। ठीक है, तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा। जैसे घड़ी, घड़ी, घड़ी तो संज्ञा है, लेकिन इसको अगर हम कहें हर घड़ी, तो हर पहला पद हो गया, पूर्व पद, और घड़ी उत्तर पद दूसरा पद हो गया। तो हर जो है घड़ी का विशेषण हो गया। तो हर घड़ी, हर दिन, हर रात, हर रोज, ऐसे ही आप और एग्जांपल्स किताब से देख लीजिएगा। चौथा बनावट देखें हम लोग, संज्ञा ही नहीं, केवल अव्ययों की भी कहीं कहीं दुरुक्ति होती है कभी कभी। तो जब उनकी दुरुक्ति होती है तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यदा यदा, धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें यदा अव्यय, फिर यदा अव्यय, तो धीरे अव्यय, पहला पद धीरे, दूसरा पद भी धीरे, धीरे धीरे। तो यहां पर
ये अव्ययी भाव समास हुआ। अब आइए तत्पुरुष समास। इसको थोड़ा आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहले ही आपको हिंट किए हम कि द्विगु समास कर्मधारय समास का भेद है और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद है। तो ये तो है ही है, लेकिन और भी है इसमें बहुत कुछ, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, पहला शर्त। उत्तर पद आपको बताए बाद वाला पद है ना, बाद वाला जो पद है उसकी जहां पर प्रधानता होती है, जैसे राजसभा, राजकुमार, है ना। तो इसमें आप देखिए सभा और कुमार जो है प्रधान है और पहला पद उसकी अपेक्षा प्रधान नहीं है, तो यहां तत्पुरुष समास होगा। अब इसके भेदों को हम लोग ध्यान दें तो इसके भेद में सबसे पहला बात तो ये जान लीजिए कि तत्पुरुष समास के का जो पहला पद है प्रथम पद है। प्रथम पद में कभी भी जो है कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं आते हैं। बाद बाकी जितने 6 बचते हैं, कारक कितने हैं? 8 हैं, तो 8 में से 2 निकाल दिए तो बच गए कितने? तो उनके आगे, उन कारकों के आगे तत्पुरुष जोड़ करके उनका वो भेद बना लीजिए और पहले पद में वो उनकी कोई भी जो है विभक्तियां नहीं आती हैं। ठीक है ना, किसकी? कर्ता की और संबोधन की। तो कितने बच गए? 6। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन सब के आगे तत्पुरुष जोड़ दीजिए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ऐसे आप जोड़ लीजिए। तो 6 तो ये हो गए और इसके बाद 4 और भी हैं जिसमें नय समास, मध्यम लोपी, उपपद, अलुक समास। अब नय समास, इस समास से ध्यान रखिएगा, इस समास से अभाव या निरोध का, निषेध का बोध होता है। अभाव और निषेध का बोध होता है। इसमें ध्यान दीजिए प्रथम पद न, अन, अ, नि होता है पहला पद, और दूसरा पद या यूं कहें अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेषण होगा। तो नए समास का क्या पहचान है? पहला पद न, अन, अ, नि, बाद वाला पद संज्ञा या विशेषण हो जाएगा। और इससे बोध क्या होता है? तो अभाव का या निषेध का बोध होता है। जैसे उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, जैसे नीरव, नी पहला पद नी है ना, नी माने नहीं और रव माने ध्वनि या शोर। ठीक है ना, तो जहां ध्वनि या शोर का अभाव, तो शर्त के अनुसार हो गया, अभाव होता है। अनिष्ट, अ माने नहीं, न इष्ट, न इष्ट, इसका पहला पद न और दूसरा पद इष्ट है ना, अनिष्ट। अनंत, न अंत, न अंत। ठीक है, आइए अब आइए इसका कहाँ गया ये मध्यम लोपी। मध्यम लोपी समास में विभक्ति के साथ कुछ पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे मध्यम लोपी समास जो है, तत्पुरुष समास जो है, उसमें विभक्ति तो लोप होता ही है, कुछ पद भी लोप हो जाते हैं। जैसे पर्ण कुटीर, दही बड़ा, पर्ण से बनी हुई कुटीर। देखिए अब इसको पूरा अगर हम अर्थ को समझे तो पर्ण से बनी हुई कुटीर है ना, लेकिन कह दिया क्या उसको? पर्ण कुटीर। पहला पद पर्ण, दूसरा पद कुटीर, और बीच का सब लोप हो गया। इसी को मध्यम लोपी कहते हैं। दही बड़ा, दही में डुबाया हुआ बड़ा, लेकिन उसको बोल दिए
क्या, दही पड़ा, ठीक है ना। तो बीच का पद दही में डुबाया हुआ ये लोप हो गया, तो यहां मध्यम लोपी हो गया। अब आइए उपपद। उपपद समास में अंतिम पद, सीधा सा फॉर्मूला है कि उपपद समास में अंतिम पद क्या होता है, क्रिया होती है। अंतिम पद उपपद समास में अंतिम पद क्रिया। उदाहरण कुंभकार, कुंभ माने घड़ा, आकार माने करने वाला, बनाने वाला, कुंभकार। तो करना या बनाना, निर्माण करना क्या है, क्रिया। अब आइए अलुक समास। अलुक समास में, अलुक समास में कोई भी विभक्तियों का लोप नहीं होता है, किसी भी विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप मनोहर, मनोहर मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, मनः धन हर, ठीक है ना। तो मनोहर। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, युद्ध धन स्थिर, ठीक है ना। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। तो ये आपका तत्पुरुष समास यहां पर क्लियर हुआ। फिर ध्यान दीजिएगा कितना है, एक तो ये कि द्विगु कर्मधारय का भेद है, कर्मधारय तत्पुरुष का भेद है, और उधर कारक से 6 और इधर 4। कौन कौन, नए, मध्यमलोपी, उपपद, अलुक, ठीक है। अब आते हैं कर्मधारय समास। जो समास विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। रूपकों का जहां प्रयोग होता है वहां रूपक कर्मधारय होता है, ठीक है। आइए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। महाकवि, महाकवि मतलब महान कवि। महान क्या है, विशेषण है, और कवि जो है विशेष्य है। उसी प्रकार से उपमान और उपमेय का एक एग्जाम्पल देख लें हम लोग। कमल नयन, कमल के समान नयन, पहला पद क्या हो गया, उपमान हो गया, और दूसरा पद उपमेय हो गया। अब आइए रूपकों का जहां प्रयोग होता है वहां रूपक कर्मधारय समास होता है। तो रूपक में देख लें, गुरुपद पंकज, गुरु के चरण ही पंकज के समान हैं। गुरुपद पंकज, गुरु के चरण ही पंकज के समान है, यहां पर रूपक कर्मधारय हो गया। पंकज, पंकज माने कमल, है ना। आइए अब द्विगु समास देखा जाए। जिस सामासिक पद में प्रथम पद निश्चित संख्यावाचक, एकदम पहला सूत्र, पहला पद संख्यावाचक होगा और उसमें भी क्या होगा, निश्चित होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। संख्यावाचक क्या होगा, विशेषण होगा, तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, और बाद वाला पद क्या हो जाता है, संज्ञा। पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा पद जो है या अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है। आइए एग्जाम्पल देख लें। जैसे त्रिलोक, त्रि मतलब 3 और लोक, लोक क्या हो गया, संज्ञा हो गया। यहां नहीं है एग्जाम्पल्स, आप सुन करके लिख लेंगे। लोक क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और उसकी विशेषता बताता है कि 3, तो संज्ञा, संख्यावाचक 3 संख्या है, संख्यावाचक विशेषण हो गया, और लोक संज्ञा हो गया। उसी तरीके से त्रिभुवन, पंचानन, चतुर्भुज, अब कर लेंगे, टाइम वेस्ट करने से लाभ नहीं है। आइए इसके बाद बहुब्रीहि समास को देखते हैं। जिस समास में
अन्य अर्थ प्रधान होता है, मतलब पहले पद के अर्थ से भी कोई मतलब नहीं है और बाद वाले पदों के अर्थ से भी कोई मतलब नहीं है। यहां पर परिभाषा देख लीजिए, जिस समास में अन्य अर्थ प्रधान होता है, अर्थात जहां पद अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी भिन्न अर्थ का बोध कराते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, यहां पर लंबाई से भी कोई मतलब नहीं है और उदर से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन शब्द क्या है? लंबोदर है। सामासिक पद लंबोदर है, लेकिन न ही लंबा से मतलब है न ही उदर से मतलब है। इसका एक तीसरा अर्थ है, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश। तो यहां बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, न नील से कोई तात्पर्य है इस सामासिक पद में और न ही कंठ से। इनका क्या है तीसरा अर्थ? नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका है? भगवान शंकर का। चतुरानन, चार आनन हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो ये हम लोगों ने आज संक्षेप में ही, पूरा संतुष्टि तो हमको नहीं हुई, लेकिन संक्षेप में ही समास को किए, समझने का प्रयास किए, है ना। और आप लोगों को जो कोशिश किए हैं कि आप लोग को लिखा हुआ यहाँ पर अधिक से अधिक मिल जाए, जो बोले हैं नहीं लिखा हुआ है उसको सुन के आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, करने का, किताब से एग्जाम्पल्स छांट के करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोगों ने समास का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, समास के भेद, उसके उदाहरणों के साथ देखा। बस आज के लिए इतना ही।